क्षीण नहीं अबला नहीं, ना ही वो बेचारी है, जोश और मेहनत भरा लिबास पहने गर्व से रहती आज की नारी है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी नारी शक्ति से कराने जा रहे हैं जो कि 1980 बैच की IAS अधिकारी हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुश्री आराधना जौहरी जी की, जो आज एक विश्व प्रख्यात लेखिका भी हैं। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार मैम। नमस्कार कंचन। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। तो मैम, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि 1980 बैच के आप IAS अधिकारी रही हैं, तो उस समय के क्या आपके अनुभव रहे हैं? जी, 1980 और अब में बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें सेम भी हैं। प्रशासन में जो IAS अधिकारियों का रोल है डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, जैसे जिलाधिकारी, जैसे सचिव के रूप में, जैसे या किसी कॉरपोरेशन को हेड करने में या किसी भी सेक्टर को लीड करने में, अहम रोल तब भी था और अब भी है। एक चीज़ मैं ज़रूर देखती हूँ जो कि महिलाओं से संबंधित है। उस समय महिला अधिकारी कहीं बहुत कम थी, अब बहुत हैं। दूसरी चीज़ मैंने देखी जो कि बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है कि महिलाओं को अब जिलाधिकारी बनाते हैं। बिल्कुल। हमारे टाइम में उस वक्त इनफैक्ट कंबाइंड स्टेट थी, तो मेरे बैच तक बल्कि बहुत मुश्किल से भेजते थे, और भेजते भी थे कि जब पूरा बैच वापस आ जाए तो लेडी को भेजें। मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, और मेरे संघर्ष के बाद से लेडीज़ को बैच के साथ भेजना शुरू किया, और आज देखते हैं हर जगह बहुत सी महिला अधिकारी हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। जी, तो मैम, हमने सुना है कि आप जिलाधिकारी नैनीताल में भी आपने सेवाएं दी हैं और आपके पिताजी भी जिला नैनीताल के जिलाधिकारी रहे हैं। तो कैसा अनुभव आपको रहा है? कितना गौरवान्वित आप महसूस करती हैं? मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ, और बड़ा मेरे लिए नैनीताल के साथ एक बहुत इमोशनल कनेक्शन है जी। क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई वहीं पे शुरू की जब पिताजी जिलाधिकारी थे। बाद में वो कमिश्नर भी बने वहाँ के। तो बचपन से मैं देखती आई थी, और फिर उसी स्थान पर जिलाधिकारी बनना, हालांकि उस समय तक नैनीताल बहुत बदल चुका था, आतंकवाद था, बहुत से चैलेंजेस थे, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस था। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमेशा मेरा कंपैरिजन मेरे पिताजी से होता था। जी। और मेरे पिताजी तो बहुत ही मेहनती, बहुत ही कॉम्पिटेंट, हर जगह पैदल जाना, हर जगह सुनना। मैंने भी कोशिश की, लेकिन पिताजी से तो हमेशा शॉर्ट ही रहता है आदमी, तो वो भी कंपैरिजन हमेशा रहता था। जी बिल्कुल। मैम, कोई मेमोरेबल इंसिडेंट आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे उस समय का? मुझे याद है कि मैं क्लास 1 में थी जी। और DM रेजिडेंस से सेंट मैरीज नैनीताल अपने स्कूल जाती थी। कलेक्ट्रेट मिलता था रास्ते में, और मुझे याद है बहुत से वकील थे। एक वकील थे जो लेटर ऑन मंत्री भी बने, तो मेरे नाम पूछते थे, बेटा क्या नाम है? तो जैसे मैं बताती, मेरा नाम आराधना है। हम तो आपके पिताजी की आराधना करते हैं। उसके बाद जब मैं DM बनी, वही लोग तब भी थे वहाँ पे। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस था कि बचपन से जिसने देखा है आपको और उसके साथ आप काम करें। जो नन्स थी वहाँ पे सेंट मैरीज में, एक आध तब भी थी जब मैं जिलाधिकारी थी। तो एक दिन वो आके मेरे ऑफिस में बैठी। मैंने कहा, सिस्टर आप घर आइए। नहीं, चाइल्ड, वी वांट टू सी हाउ यू वर्क। तो उनके लिए तो हमेशा मैं चाइल्ड ही रहती। So it was a very different experience for me. मैम, IAS अधिकारी बनने का सपना तो सभी का रहता है, तो आपने IAS बनने का सपना कब देखा और कैसे उसे हकीकत में तब्दील किया? मैं कह भी नहीं पाऊंगी कि कब से सपना देखा, क्योंकि शुरू से ही मैं IAS अधिकारी बनना चाहती थी। हो सकता है मैंने अपने फादर का देखा, उनकी जो सर्विस की भावना थी, जो मेहनत करते थे, जो लोगों से मिलते थे। मुझे याद है विंटर टूर में 3 महीना हम लोग टेंट में रहते थे तराई में यहाँ पे। तो जिस किस्म से लोग उनके पास आते थे, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते थे, मुझे लगता था ये मैं भी करना चाहूँगी। लेकिन आसान नहीं था रास्ता, क्योंकि मेरे पिताजी ही मेरे रास्ते में एक कांटा बने। वो नहीं चाहते थे कि मैं IAS अफसर बनूं। वो कहते थे ये लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल जॉब है। तो वो चाहते थे कि मैं बैंक के अधिकारी बनूं, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था बैंक के अधिकारी बनने का। तो BA के बाद उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती, उस वक्त कमिश्नर कुमाऊं थे, ज़बरदस्ती मुझे बिठाया। उनके डर के मारे मैंने कहा अच्छा ठीक है, बैठ जाती हूँ। मैं आ भी गई। तो मैंने कहा कि अब बस, आपने कहा था बैठने को, मैं बैठ गई। आना तो नहीं है। नहीं, इतनी अच्छी नौकरी कौन छोड़ता है।
फिर उनका आईएएस में मत बैठो। देन आई सेड डैडी आपकी वजह से मैं बैठ गई उसमें, लेकिन ये तो आप मुझे एक अटेम्प्ट देंगे। तो ये डील हुई थी, एक अटेम्प्ट है, आ गई तो आ गई, नहीं तो बैंक के ऑफिसर बनना है जिंदगी भर। तो फॉर्चुनेटली आई वाज लकी कि एक अटेम्प्ट में मैं आ गई एंड माय ड्रीम वाज फुलफिल्ड। ग्रेट। तो मैम आपने कैसे तैयारियां की कि आप पहले अटेम्प्ट में आपने क्रैक कर लिया सिविल सर्विसेज? आई डोंट नो, उस वक्त तो इतना हम लोग जानते भी नहीं थे, बिल्कुल नादान से थे। अब तो बच्चे 9-9, 10-10 अटेम्प्ट करते, इतनी मेहनत करते हैं। और मैं तो बैंक की ऑफिसर थी एंड आई मस्ट कन्फेस आई वाज पोस्टेड आउटसाइड लखनऊ में पेरेंट्स थे, एग्जाम वहीं से देने का इरादा था और मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। तो मैंने टाइफॉइड का कहा कि मुझे टाइफॉइड हो गया और रिलैप्स हो गया है। तो वो 1 महीना मैंने पढ़ाई की थी केवल। तो उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया इम्तहान के बाद, तो जो ऑफिसर थे इंचार्ज, कैसी तबीयत है आपकी, मैंने पूरी कहानी सुनाई कि बहुत अब ठीक है, वीकनेस है। तो बोले अच्छा इम्तहान कैसा हुआ? जी। दैट इज हाउ आई स्टडीड एंड गॉट थ्रू। आई वाज लकी टू गेट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ग्रेट। और एक 1.5 महीना पढ़ाई की थी उस वक्त मैंने। बिल्कुल। तो मैम आपके क्या विचार हैं इस बात पे कि बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है स्कूल से ही यदि हो तो वो आगे जाके बहुत सरलता हो जाती है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चा बैठे? बिल्कुल कंचन, इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऑलराउंड चीज़ पे फोकस किया जाए, नॉट जस्ट ऑन एकेडमिक्स। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने का। एक मास्टर्स मैंने यहाँ से किया था लखनऊ से, और एक मैंने हार्वर्ड से किया था। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे दे टीच यू टू क्वेश्चन, दे टीच यू टू एनालाइज, और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज इतनी और चीज़ें भी कैंपस पे होती रहती हैं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। अब मैं देखती हूँ इंडिया में भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। इनफैक्ट अब बच्चों के लिए इंटरनेट है, ये है, ग्रुप्स बने हुए हैं, स्टडी ग्रुप्स, तो बहुत ही ये एक्चुअली हेल्दी डेवलपमेंट है। बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके जो आईएएस अधिकारी की जर्नी रही, तो आपने पूरी जर्नी में क्या कुछ 3 चीज़ें अगर हम आपसे पूछे आपने सीखी हैं तो वो क्या होंगी? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक तो ये है कि आपको लर्न करते हैं दूसरों को सेल्फ के पहले रखना। बिल्कुल। देयर आर सो मेनी ओकेजन्स जो आप अपने पर्सनल वीकनेस, अपने पर्सनल फियर को ओवरकम करके जाते हैं। जी। मैं आपको कन्फेस करूं, माय फादर पहले तो ही वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। जी। डॉक्टरी मेरे ब्लड में थी नहीं बिल्कुल। तो उसके बाद फिर बैंकर आया। तो मुझे तो जब डिसेक्शन करती थी तो मुझे बिल्कुल खाना नहीं खा पाती थी उसके बाद। लेकिन जब सर्विस में आई, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की इनटू अ एनकाउंटर, या पुलिस कस्टडी में डेथ का हुआ, या फिर एसडीएम ऑल्सो बस गिर गई नीचे, रेस्क्यू करना, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ी। मैंगल्ड बॉडीज, लोग दुख में, तकलीफ में, खून बह रहा है, सब करना पड़ा। सो आई ओवरकेम माई पर्सनल वीकनेस एंड सर्विस जो करने का, एक तो ये मैंने सीखा। बिल्कुल। प्लस जब मुझे नैनीताल ऑफर हुआ तो मुझे थोड़ी मोशन सिकनेस होती हिल में, यद्यपि मुझे लगाव इतना है पहाड़ों से, लेकिन होती है। तो जब और टेररिस्ट डिस्ट्रिक्ट था, तो मुझे जब ऑफर हुआ उन्होंने कहा आप डर तो नहीं जाएंगी टेररिस्ट से? मैं सोच रही टेररिस्ट तो नहीं, लेकिन मोशन सिकनेस कैसे ओवरकम करूंगी? तो धीरे धीरे मैंने पहले एवोमिन लेती थी, किसी को पता नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे मैं पता कराऊं? अक्सर हल्द्वानी पहुंचती थी, आई वाज नॉट वेल, लेकिन हफ्ते में 3 दिन में टूर करती थी एंड आई ओवरकेम दैट वीकनेस। तो दैट वाज वन थिंग। एंड उसके अलावा यू रियलाइज कि आप एक टीम के लीडर हैं, आप जिम्मेदार हैं अपनी ऑफिसर्स के लिए, आप जिम्मेदार हैं जहां आप काम कर रहे हैं उनको सर्व करने के लिए। बिल्कुल। आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट यू लर्न अलोंग द वे, और इतने जल्दी आप पे जिम्मेदारी आ जाती है कि आप सीख जाते हैं लीडरशिप करना। मैम कितना ज़रूरी है इतने महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए कूल माइंड होके काम करना। कई आई होंगी आपके कार्यकाल में भी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने झेला होगा, तो वो कैसे आपने उन सब चीज़ों को ओवरकम किया? मेरे ख्याल से आई थिंक एक तो ये है कि जो यूपीएससी का सिलेक्शन होता है, पोटेंशियल देख के आदमी को करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा आपका अनुभव आपको सिखाता है। मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, जब मेरे 4 साल सर्विस के हुए थे, मेरे एसडीएमशिप कानपुर में हुई थी। मिसेस गांधी, द प्राइम मिनिस्टर वाज असैसिनेटेड। तो इतना मुश्किल माहौल था वहाँ पे, बिल्कुल लॉलेसनेस सी हो गई थी। आई हैड गॉट प्रमोटेड, मैं जनरल मैनेजर थी हैंडलूम कॉर्पोरेशन में, बट एक अव्यवस्था सी हो गई थी, प्रॉब्लम हुई थी जो आप लोग सब जानते हैं। कानपुर में पंजाब के बाहर सबसे लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन है, तो काफ़ी उनके ऊपर अटैक हो रहे थे। तो हम लोग 6-7 ऑफिसर्स थे, हम लोग को रिकॉल किया मैजिस्ट्रियल ड्यूटी के लिए ऑन फोन।
मुझे वन ऑफ द वर्स्ट एरियाज में डाला गया क्योंकि मैं एसटीएम रह चुकी थी आर्मी के साथ। इतने ओकेजन्स पे हम देख रहे थे लूटिंग हो रही है और आपको ऑर्डर करना है फायरिंग, और उससे लोग मर रहे हैं आपके सामने। इतना मुश्किल अनुभव होता है, और आपके कितनी 4 साल की सर्विस हुई है। तो दैट वाज वन थिंग वेरी डिफिकल्ट। फिर उसके बाद हम लोग ने जाके रिलीफ वर्क किया, लोगों के घरों से जाके उन्होंने लूटिंग की थी, तो वो रिकवरी की, मतलब बहुत ही मुश्किल फेज था। लेकिन धीरे धीरे आदमी सीखता है। दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। फिर कई चुनौतियाँ ऐसी आई हैं, बहुत सी चुनौतियाँ आई हैं, लेकिन समहाउ करेज आ जाता है करने में। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, फिर एक सेंस ऑफ मिशन होता है कि हमें ये चीज़ करनी है। बिल्कुल। तो मैम, उस समय भी आपकी जो प्रशिक्षण रहा होगा वो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में रहा होगा, वहाँ के कुछ अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, इनफैक्ट इत्तेफाक से अभी मेरा लास्ट वीक लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी से ही आ रही हूँ मैं। हमारे एक रियूनियन था वहाँ पे। तो मैं कंपेयर करूँगी तब और अब में। बिल्कुल। अब अकेडमी एक तो बहुत ही ज़्यादा इक्विप हो गई है, आग लगी थी उसके बाद से, और अब आईएएस ट्रेनीज को इतना इक्विप करते हैं, वो जो उनके जो डिजिटल जो प्रोग्राम्स हैं, वो फील्ड से एक्सपीरियंसेस लेके उनके सिमुलेशन और मॉडलिंग और ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। हम लोग के टाइम में ये सब नहीं था। जी, अगर हम आपसे पूछे मैम कि एक अधिकारी में 3 कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो कि उनको बिल्कुल ऊपर एक सर्वोपरि बना देता है, वो कौन से 3 गुण होंगे? मुश्किल। सबसे पहले तो आई वुड से इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, लेकिन इंटेग्रिटी मीन्स सही चीज़ करना, बिल्कुल सही काम करना। आप जो चीज़ सही समझते हैं वो आप करिए। आपके यदि कोई बिलीफ्स हैं उनके लिए लड़ना, मेरे ख्याल से एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा मैं समझती हूँ लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, डिसीजन मेकिंग लेना, अपनी टीम के लिए जिम्मेदारी लेना। और तीसरा मैं समझती हूँ कि मेहनत करना। मेहनत का तो कोई हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब कई पोस्टिंग्स में मैं समझती, मैंने मेरे ख्याल से 15 से 18 घंटे काम किया है। ग्रेट। तो अब ये सब तो जो परिस्थिति होती है वो होती है, कभी कभी लाइट पोस्टिंग भी मिल जाती है। जी। और मैम, जो आपका वर्चस्व रहा है और जो व्यक्तित्व रहा है, वो जग जाहिर है कि आप बिल्कुल धरातल से जुड़ी हैं, ज़मीन से जुड़ी हैं और लोगों के साथ हमेशा संवाद करती हैं। तो कितना आवश्यक होता है एक अधिकारी को अप्रोचेबल रहना? आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पब्लिक को सर्व करने के लिए हैं, और यदि हम अप्रोचेबल नहीं रहें तो हम सर्व, एक तो हमें फीडबैक नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं होगा कि हमारे जो काम हमें करना है उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, फील्ड में क्या हो रहा है। दूसरा, पब्लिक आपके पास आएगी अपनी प्रॉब्लम लेके, तो तभी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मैम, आपसे पूछना चाहेंगे कि पूरी आपकी जो एक करियर रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, उसके बाद आप लेखिका के रूप में आप उभर के आई हैं, तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? मेरे ख्याल से लेखक होना या अधिकारी होना या डॉक्टर एक अभिव्यक्ति का रूप है, जो आपके अंदर है उसकी बात पहुंचाना। वैसे मैंने 2 किताबें लिखी हैं, और लोग कहते हैं बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि पहला जो है वो अवधी क्विजीन पे है, और दूसरी किताब मैंने उत्तराखंड के मंदिरों पे लिखी। दोनों में कॉमन थ्रेड ये है हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करना। और ये पहली किताब तो मैंने अपनी मदर को ट्रिब्यूट लिखी थी, जब उनकी डेथ हो गई तो मैंने उसको कमेमोरेट करने के लिए, वो बहुत ही अच्छी कुक थी, तो मैंने फूड जर्नी सी थी, उसमें एनेक्डोट्स थे, उसमें तरह तरह की चीज़ें थी, और उस जर्नी में मैं बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिली। इट वाज, आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। और दूसरी किताब जो उत्तराखंड के मंदिरों पे थी, वो मैं जब से नैनीताल की जिलाधिकारी थी मैंने देखा कि लोग उत्तराखंड आते हैं, एडवेंचर, टूरिज्म, ट्रैकिंग, ये सब चीज़ के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर देवभूमि भले कहलाता है, ये मंदिर जो है इनको डॉक्यूमेंट कभी नहीं किया है। और क्योंकि लिखित इतिहास भी बहुत कम है उत्तराखंड में, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हो सकता है अगली पीढ़ी तक कई मंदिर खड़े ही ना हो, कुछ पता ही ना चले लोगों को। इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है। और मतलब यहाँ के मंदिर तो पुराणों में वर्णित है, पुराणों में उल्लेख है, मतलब हमारी इतिहास, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का इतना अभिन्न अंग है कि इसलिए मैंने सोचा कि मैं लिखूं। मौका मिला बहुत साल बाद।
जी, और मुझे लगता है कि यही एक कारण रहा कि आपने पूरा शोध ही इस पे कर डाला। वो तो मेरे ख्याल से अगर आप शुरू करें ये काम, आप छोड़ नहीं सकते, इतना फैसिनेटिंग है। जी। मैंने फिर पुराण पढ़ी, मैंने स्कंद पुराण पढ़ी, शिव पुराण पढ़ी, और इतना इंटरेस्टिंग। जैसे आप त्रिजुगी नारायण जाइए, त्रिजुगी नारायण में शंकर भगवान और माँ पार्वती का विवाह हुआ है। अब आप सोच सकते हैं उसकी इम्पोर्टेंस कैसी है। अभी हाल में मैं आदि कैलाश गई थी। जी। इतना आप उस पर्वत के सामने खड़े हो तो आपको साक्षात शंकर भगवान ही दिखते हैं। जी। और शोध तो करना ही पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटन मटेरियल, बहुत ज़्यादा वो सब कुछ है ही नहीं इनके बारे में। तो इनका महत्व यदि कोई जाने तो उनको उनका पूरा इतिहास समझना चाहिए। और हिस्ट्री भी इनकी आंखों से पूरी उत्तराखंड की हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है। तो मैंने उसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से इनको देखा है। बिल्कुल। तो यहाँ के कोई किस्से मैम यदि आप साझा करें? यहाँ के किस्से, जी। जर्नी मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, मुश्किल भी रही कई पार्ट्स में, क्योंकि मैंने तो अपने फर्स्ट रिटायरमेंट के बाद किया। और इस वक्त मैं मेंबर कैट थी जब मैंने शुरू किया, लेकिन एज मेरी काफ़ी थी। शुरू में मैं ट्रैकर ज़रूर रही हूँ। तो पहला ट्रैक जो मेरा था वो गौमुख का था, मुझे याद है। और इतना, अब सोचती हूँ इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन मैं शेप में नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मैं निश्चित ही मर जाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मेरे साथ जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि मैडम घोड़ा कर लें। मैं कहा नहीं, घोड़ा कैसे करेंगे, मुझे तो पैदल ही जाना है। लेकिन आप ये देखिए, एंड देयर इज, आई एम श्योर दैट द डिवाइन इंटरवेंशन। मैंने एक दिन अपना प्रीपोन किया प्रोग्राम। पता नहीं मुझे एकदम से हुआ कि मुझे एक दिन प्रीपोन कर लेना चाहिए। प्रीपोन किया मैंने, और जब मैं वापस आ रही थी वहाँ से, उसके बाद रास्ता बंद हो गया बारिश के कारण। तो लॉट ऑफ, मुझे लगा कि आई वॉज डेस्टिन्ड टू गो देयर। एक था मेरा मधमहेश्वर का ट्रैक, जो कि बहुत मुश्किल ट्रैक था। खड़ी चढ़ाई, और समझ लीजिए 17, 18, 20 किलोमीटर करीब होता है। और तब तक खैर मेरा ट्रैकिंग का आइडिया थोड़ा सा अनुभव बढ़ गया था, क्योंकि मैं बराबर कर रही थी किताब के दौरान। और बस थोड़ा सा टाइमिंग मिस टाइम हो गया। तो जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, जंगल जो था वो रात में मिला, और लेपर्ड भी मिला रास्ते में। और 3 लोग मेरे साथ थे, एस्कॉर्ट ऑफिसर, पुलिस वाले वगैरह थे। मैंने सोचा, थके तो इतने थे कि जब जहाँ टॉर्च लगाओ एक खड़ी चढ़ाई। मैंने सोचा अगर ये लोग भाग लिए तो तब तो मैं बिल्कुल भाग ही नहीं पाऊंगी। लेकिन कोई भागा नहीं। मैंने उनसे बोला, मेरा लेपर्ड ही तो है, हम लोग 4 लोग हैं, हमारे पास टॉर्च है, हमारे पास छड़ी है, कुछ अटैक थोड़ी करेगा। तो निकल गया, पहुंच गए। उसके बाद मेरा मसल फट गया। वापसी में मैं आई फेल अ लिटिल बिट। अगले सुबह मुझे तुंगनाथ तो चंद्रशिला करना था, 2:30 बजे रात के निकलना था, क्योंकि मॉर्निंग में चौखंबा पे फर्स्ट सूर्य की पहली किरण देखनी थी। तो वो मैं नी ब्रेस बांध के अपना यहाँ बांध दिया। नी ब्रेस मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत साल पहले भूटान में पहाड़ से नीचे गिर गई थी। मैं उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ थी और कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी भूटान में। तो गाड़ी गिर गई थी, तब से प्रॉब्लम थी। मैं व्हीलचेयर में बहुत महीने रही और ब्रेस बांध के चलती थी। तो नीब का जो ब्रेस था वो मैंने अपने ऊपर बांधा जहाँ फटा था, और फिर किया। तो तुंगनाथ तक तो हो गया। तुंगनाथ के ऊपर चंद्रशिला तो बिल्कुल चट्टान है जी। अब आप पैर उठे ना उठे, 1.5 किलोमीटर था मेरे ख्याल से, अंधेरा किसी तरीके से हो गया। तो मैंने भगवान जी का नाम लिया, मैंने बस पहुंचा दीजिए ऊपर तक, हो गया। तो all these things, जैसे I think it was a divine thing that I was destined to write the book. मैम, इतना संघर्ष पूरा करियर रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे और उनको बहुत खूबसूरती से ओवरकम भी किया। तो हम चाहेंगे कि आप क्या टिप्स हमारे जो आज के जो करंट अधिकारी हैं उनको आप अपने अनुभवों से क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले मतलब IAS अधिकारी बनना इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। वो आपको एनेबल करता है, हमेशा याद रखना है कि एनेबल करता है कि आपको सर्विस करनी है, आपको सेवा करनी है, आपको एक मिशन दिया गया है। आप लकी हैं कि आप इतने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने लक्ष्य से ईमानदारी रखना। बिल्कुल। और बहुत सा चकाचौंध होती है, बहुत सा ये होता है, पावर भी होती है। पावर इज अ मीन्स टू फुलफिल द गोल। वो गोल अपने आप नहीं है, वो आपको सक्षम करता है कि आप जो मुश्किल परिस्थिति में डिलीवरी कर सकते हैं वो आपको डिलीवरी करनी चाहिए। बिल्कुल।
और अब क्योंकि आप लेखिका भी हैं मैम, तो क्या टिप्स आप जो अभी हमारे नए जो लेखक बनने चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं ऐसी तो लेखिका नहीं हूँ कि मैंने 10-12 किताबें लिखी हो, जी। बट मैं अपने अनुभव जो है मैं कह सकती हूँ कि एक तो सबसे पहले वैसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपके दिल को छुए। Exactly. जो कि आपको सचमुच आप लिखना चाहते हैं जिसके बारे में, ऐसा नहीं जिसमें आपको लिखना है ज़रूरी। इसके अलावा एक ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए कि लोगों को उसमें रुचि आए पढ़ने में। बहुत ही ज़्यादा हैवी अगर कर देंगे तो लोगों को रुचि नहीं आएगी। तो आपकी बात ज़्यादा लोग तक पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरेस्टिंग तरीके से होना चाहिए। ये मेरा लिमिटेड अनुभव है लेखन का। जी मैम, पूछना चाहेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर जब रिटायर हो जाते हैं तो एक क्या मानसिकता रहती है और कैसे आप अपना आगे का फिर आप प्लान करते हैं? सबसे पहले मुझे भावना ये हुई थी कि मैं इतनी चीज़ें करना चाहती हूँ, अब मैं कर सकती हूँ। जी। क्योंकि मैं इतनी चीज़ों में इंटरेस्टेड थी। सबसे पहला तो यही था उत्तराखंड की किताब लिखना, क्योंकि टाइम नहीं मिला था सर्विस के दौरान। तो मैंने आफ्टर रिटायरमेंट 1-1.5 साल का पीरियड था, उसके बाद मैं कैट मेंबर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनी। तो उसी पीरियड में मैंने सोचा ये। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि मैं आई कैन डू व्हाट आई लाइक, जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे जगह देखने का शौक है, ट्रैवल करने का, लोगों से मिलने का। मैंने कहा ये मैं कर सकती हूँ अब। उसके अलावा मुझे लिखने पढ़ने का शौक है, तो मैंने पीएचडी में एनरोल किया है। आई एम डूइंग अ पीएचडी एंड आई एम डूइंग अ पीएचडी इन सेक्रेड स्पेसेस ऑफ उत्तराखंड। ग्रेट। तो मेरे लिए तो ये था कि बहुत सी चीज़ें मुझे करनी है। तो मैं ट्रैवल की, कुछ और बाहर के देश देखे, अपने देश में बहुत सी ट्रैवल की जहाँ मैं जा नहीं पाई थी पहले। आई डिड एनरोल फॉर पीएचडी, किताब लिखी। तो मेरे लिए तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ थी। जी। और आपकी इस पूरी जर्नी में आपकी फैमिली का कितना बड़ा सहयोग रहा है? माई फैमिली हैज़ बीन माई पेरेंट्स एंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। बल्कि जब मैं फील्ड पोस्टिंग्स में थी तो मेरी मदर आके रहती थी। तो जो एक फील्ड पोस्टिंग का एक सोशल एस्पेक्ट भी होता है, वो तो वही मैनेज करती थी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था। आई वॉज एब्सोल्युटली फ्री टू डिवोट माई सेल्फ अपने एक्चुअल काम में। तो फादर भी, माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। और शुरू में माई फादर रिलक्टेंट थे, जैसे मैंने बताया, लेकिन उसके बाद एक बार मैं जॉब में आ गई तो बहुत सपोर्ट था। जी। और आपने इस दौरान काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन किए हैं जैसा आपने बताया। तो अगर हम ये पूछें कि अगर आप देवभूमि उत्तराखंड को और देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में अगर आप एक सेंटेंस में कुछ आप बताना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मतलब वास्तव में, अब ये तो बहुत बार कहा गया है, लेकिन वास्तव में यहाँ देवों का वास है। वास्तव में बहुत से लोग इस सेंटेंस को बहुत लाइटली लेते हैं, देवभूमि देवभूमि। लेकिन जब आप मंदिरों की गहराई में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितनी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट के घटनाएं यहाँ हुई हैं। जैसे गणेश जी का जो शंकर भगवान ने बिहेड किया था, वो भी यहीं कहते हैं गुंडकटिया में हुआ है। गणेश जी का जन्मस्थली कहते हैं यहीं पे है। शिव जी पार्वती जी शादी जैसे, मतलब एक्चुअली फिर आपके सती, सब जगह इतना ज़्यादा हमारे रिलीजन और माइथोलॉजी से इंटरवोवन है कि वास्तव में लाइटली देवभूमि इसको कहना नहीं चाहिए, रियली समझना चाहिए। और कहा भी जाता है मैम कि ज़िंदगी एक कैनवस की तरह है, जो रंग आप डालना चाहें उतनी ही खूबसूरत आपकी ज़िंदगी होती चली जाती है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही, आपने बहुत ही अच्छे से कहा कि बहुत कुछ हमारे खुद के हाथ में होता है। एक किसी ने कहा था, ऑफ कोर्स इट मैटर्स व्हाट लाइफ डज टू यू, बट इट मैटर्स इवन मोर हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। मतलब आपके साथ जो होता है वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन आप उसको किस तरीके से उससे रिस्पॉन्ड करते हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी सिचुएशन में दो लोग उसी को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, दैट मेक्स देम हैप्पी और अनहैप्पी। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? मुझे सबसे पहला संदेश ये है कि इसको प्लीज़ उत्तराखंड देवभूमि को आप लोग प्रिजर्व करें। जो नेचर है, जो
हमारी धरोहर है उसको प्रिजर्व करें। तो मैम आपसे भेंट वार्ता करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कुछ चंद पंक्तियां साझा करना चाहूंगी कि आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान सुश्री आराधना जौहरी जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।